हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो हमारा टॉपिक है अभी रिवर्सिबल सेल इंजरी। तो देखो, सेल में जब इंजरी या स्टिमुलाई अगर अफेक्ट करता है तो सेल पहले एडाप्ट करता है। तो पहला पार्ट होता है एडाप्टेशन, उसके बाद आता है रिवर्सिबल, उसके बाद आता है इरिवर्सिबल स्टेज। ओके, ये जो स्टेजेस है, ये जैसे जैसे इंजुरी या स्टिमुलाई का नेचर और सिवियरिटी बढ़ता रहता है, उस हिसाब से सेल का जो स्टेजेस होता है आगे आगे बढ़ता रहता है। अगर अडेप्ट करने के बाद इंजुरी या स्टिमुलाई का जो रिस्पॉन्स है उसको अगर कॉम्बैट कर सकता है सेल, अगर डिफेंड कर सकता है, तो यही से वो वापस पुराने फॉर्म में चला जाएगा। रिवर्सिबल स्टेज क्या होता है? देखो, नाम में ही है रिवर्सिबल स्टेज। तो यहाँ पे क्या होता है, इंजुरी या स्टिमुलाई ये इससे भी ज़्यादा एडाप्टेशन करने के बाद सेल अगर एडजस्ट नहीं होता है तो उसके बाद रिवर्सिबल स्टेज में जाता है। तो रिवर्सिबल स्टेज से अगर इंजुरी या स्टिमुलाई विथड्रॉ हो जाता है या फिर उसका सिवियरिटी मेंटेन हो जाता है, मतलब सेल अगर कॉम्बैट डिफेंड कर सकता है वो सारा इंजुरी को, तो यहाँ से भी सेल पुराने फॉर्म में वापस जा सकता है, अपने जो पुराने जो फॉर्म है वहाँ पे रीगेन कर सकता है। लेकिन इरिवर्सिबल स्टेज, इसके बाद अगर इससे भी ज़्यादा रिवर्सिबल स्टेज में जाने के बाद भी सेल को अगर वो इंजुरी स्टिमुलाई परसिस्ट करता रहता है सेल के ऊपर, या फिर वो हैंडल नहीं कर सकता है, तो सेल इरिवर्सिबल स्टेज में चला जाएगा। इरिवर्सिबल स्टेज का और एक नाम है डेथ। सेल डेथ होता है इस स्टेज में, ठीक है। तो इस वीडियो का टॉपिक है रिवर्सिबल सेल इंजुरी। यहाँ पे क्या क्या मॉलिक्यूलर चेंज होता है वही देखना है हमें। तो देखो यहाँ पे, इफ़ इंजुरी या स्टिमुलाई आर रिमूव्ड द सेल कैन गो बैक टू इट्स नॉर्मल स्टेट। ये इसका डेफिनेशन से, नाम से ही पता चल जा रहा है रिवर्सिबल है इसलिए। तो देखो मैकेनिज्म क्या है यहाँ पे, हमने देखे थे जो इंजुरी या स्टिमुलाई है उसका मोस्ट कॉमन फॉर्म है हाइपोक्सिया, या फिर मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ और मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इंजुरी इज़ हाइपोक्सिया। तो हाइपोक्सिया से ही पता मतलब जानना है हमें कि मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म ऑफ इंजुरी क्या होता है। सो हाइपोक्सिया में क्या होता है, अगर हाइपोक्सिया होता है तो डिक्रीज, हाइपोक्सिया मतलब क्या है, डिक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई टू टिश्यू लेवल। ओके, टिश्यू लेवल पे ऑक्सीजन सप्लाई डिक्रीज होता है तो उसे बोलते हैं हाइपोक्सिया। तो सबसे पहले इफेक्ट होगा माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ओके, फॉस्फोराइलेशन होता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से एटीपी सिंथेसाइज होता है। एटीपी सिंथेसाइज होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के थ्रू। अब क्योंकि नाम में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, यहाँ पे ऑक्सीजन ज़रूरत होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस पे फॉस्फोराइलेशन होता है जहाँ से एटीपी फॉर्म होता है। अब ऑक्सीजन नहीं है तो क्या होगा, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हैम्पर होगा, तो इसकी वजह से एटीपी भी डिक्रीज सिंथेसिस होगा। तो वही लिखा है डिक्रीज्ड एटीपी सिंथेसिस। अब एटीपी सिंथेसिस अगर सेल में कम होगा तो कौन से टाइप के सेल्स अफेक्ट होते हैं वही देखना है। अभी देखो, ये जो सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप जो है, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप, इसे बोला जाता है यूनिवर्सल लोकेशन। मतलब हमारे जितने भी सारे सेल्स है बॉडी में, वो सारे के सारे सेल्स में, हर एक सेल में सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप प्रेजेंट होता है सेल मेम्ब्रेन पे। अब ये अगर इफेक्ट होता है, मतलब एटीपी अगर नहीं होता है, सिंथेसिस कम होता है, तो इसका काम भी यहाँ पे देखो, एटीपी अगर नहीं होगा, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस जो एक एक्टिव ट्रांसपोर्टर है, ये भी काम नहीं करेगा। तो ये काम नहीं करेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, सेल स्वेलिंग और हाइड्रोपिक चेंज। अब ये कैसे होते हैं ये हमें डिटेल्स में जानना है। ये वाला स्टेज देखो, एक सेल को ड्रॉ कर लेते हैं पहले। ये एक सेल है, यहाँ पे मान लो, यहाँ पे ये एक सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप है, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप। अब इस सेल का काम, इस पंप का काम क्या है, सोडियम को बाहर निकालना और पोटेशियम को अंदर लेके जाना। पोटेशियम कितना, 2 पोटेशियम और 3 सोडियम को बाहर निकालना। 3 सोडियम को बाहर निकालता है और 2 पोटेशियम को अंदर लेता है।
विद द एक्सपेंडिचर ऑफ एटीपी। एटीपी यूज़ होता है, उसके बाद 3 सोडियम बाहर जाता है, 2 पोटेशियम अंदर आता है। ये एक एक्टिव ट्रांसपोर्टर है, एक्टिव ट्रांसपोर्टर है, क्योंकि यहाँ पे एटीपी यूज़ हो रहा है। और एक्टिव ट्रांसपोर्टर में और एक मतलब एक प्रॉपर्टी होता है जो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट में ट्रांसपोर्ट होता है। हमें पता है कि ये सेल का इंट्रासेलुलर पार्ट है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट है। अब देखो सेल का जो एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट है वहाँ पे सबसे ज़्यादा अमाउंट कौन सा आयन का होता है। देखो सब आपको याद रखना है, एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट मतलब यहाँ पे ब्लड रहेगा, ब्लड, ठीक है, ब्लड है होता है। तो ब्लड कैसा नमकीन होता है, तो वहाँ पे NaCl ज़्यादा रहता है, ठीक है ना। NaCl का मतलब नमकीन होता है, तो वहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सोडियम ज़्यादा रहेगा, क्लोराइड भी ज़्यादा रहेगा। एनायन में क्लोराइड ज़्यादा रहता है और कैटायंस में सोडियम ज़्यादा रहता है। तो देखो जहाँ पे ज़्यादा है वहीं पे ही और ज़्यादा सोडियम बाहर निकाल रहा है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट हो गया, क्योंकि सेल के अंदर सोडियम कम है, बाहर ज़्यादा है, तो कम से ज़्यादा डायरेक्शन की तरफ ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट है। ठीक वैसे हर एक सेल्स आर बैग्स ऑफ पोटाशियम बोला जाता है। एक एक सेल है जो हमारे बॉडी के, हर एक सेल आर बैग्स ऑफ पोटाशियम, मतलब सेल के अंदर पोटाशियम भर भर के है। ज़्यादा बाहर जो है वो पोटाशियम कम है बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर में, यहाँ पे पोटाशियम ज़्यादा है, ठीक है। और यहाँ पे सोडियम कम है और यहाँ पे सोडियम ज़्यादा है बाहर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट में काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पे एक सोडियम जो है, सिर्फ यहाँ से सोडियम ही बाहर नहीं जाता। देखो सोडियम हमें पता है ऑस्मोटिकली एक्टिव सब्सटेंस है, एक्टिव सब्सटेंस। तो जब सोडियम बाहर जाता है ना, तो सेल के अंदर से वाटर मॉलिक्यूल को भी साथ में लेके जाता है। ऑस्मोटिकली एक्टिव सब्सटेंस मतलब ऐसा सब्सटेंस, ऐसा कोई सॉल्यूट होता है जो वाटर को अपने साथ खींचता है, अब मतलब अपने तरफ खींचता है। तो सोडियम होगा एक, और एक होता है जो प्रोटीन होता है। प्रोटीन सेल के अंदर रहता है, जो सेल के अंदर जो इंट्रासेलुलर प्रोटीन पार्ट है ना, वो हमेशा वाटर को इनटेक करता रहता है कंटिन्यूसली। तो इसके वजह से सेल के अंदर तो वाटर आ रहा है, और ये जो सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप है ये वाटर को बाहर निकाल रहा है। तो ऐसे यहाँ पे सेल के अंदर में वाटर का अमाउंट का एक बैलेंस मेंटेन रहता है। अब देखो अगर काम नहीं करता है, अगर एटीपी कम जनरेट होता है एटीपी, तो देखो ये पंप काम नहीं करेगा, मतलब सोडियम को बाहर जो निकाल नहीं पाएगा सेल। सोडियम जो बाहर बाहर नहीं निकलेगा तो वाटर भी बाहर नहीं निकलेगा। सेल के अंदर वाटर बढ़ता रहेगा H2O। अगर सेल के अंदर वाटर ज़्यादा होता रहेगा तो क्या होगा, सेल फूल जाएगा। उसी को ही बोलते हैं कि सेलुलर स्वेलिंग, ठीक है। सेल स्वेल हो जाएगा, जिसे बोलते हैं हाइड्रोपिक चेंज, मतलब वाटर। समझ में आ गया आपको? आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पार्ट है। अब देखो दूसरा क्या है, एक तो हो गया सेल स्वेल हो जाता है, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप काम नहीं करता है इसीलिए। दूसरा इंपॉर्टेंट काम देखो इफेक्ट क्या होता है, एटीपी अगर सिंथेसाइज नहीं होता है तो वो सेल को मतलब सेल को पहले ग्लाइकोलाइसिस स्टेज में जाना होता है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। तो ग्लाइकोलाइसिस 2 टाइप के होता है, एक एरोबिक और दूसरा है एनारोबिक। एरोबिक तभी होगा जब ऑक्सीजन सप्लाई होगा, अगर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगा तो वो एनारोबिक में जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हाइपोक्सिक स्टेट है, ऑक्सीजन नहीं है, कम है, तो एरोबिक में नहीं होगा, एनारोबिक में शिफ्ट हो जाएगा। अब एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस में लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है। लैक्टिक एसिड एक एसिडिक सब्सटेंस है, ये अगर इंक्रीज होगा, लैक्टिक एसिड अगर इंक्रीज होगा तो पीएच फॉल करेगा। एसिडिटी जब बढ़ेगा मतलब क्या है, पीएच कम होगा, पीएच का मतलब एसिडिटी। अगर पीएच कम होता है तो क्लम्पिंग ऑफ न्यूक्लियर क्रोमेटिन ऐसे मतलब तुम्हारा वो छोटा मतलब एक जगह पे क्लम्प होता रहेगा, ठीक है, मतलब एक जगह पे, तो वो क्लम्पिंग होता है, ये एक फीचर है। तो रिवर्सिबल स्टेज सेल इंजरी का सेल स्वेलिंग, दूसरा होता है क्लम्पिंग ऑफ न्यूक्लियर क्रोमेटिन जो है वो होगा। और जो तीसरा है जो डिटैचमेंट ऑफ राइबोसोम। देखो राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन सिंथेसाइज करना। राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ मिक्स होकर के
जो फॉर्म करता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन सिंथेसाइज होता है, अगर और यहाँ पे बहुत सारे एटीपी ज़रूरत होता है। अभी एटीपी कम सिंथेसाइज होता है, तो इसीलिए प्रोटीन सिंथेसिस भी हैम्पर होगा। अगर प्रोटीन सिंथेसिस हैम्पर होगा तो क्या होगा, देखो अगर राइबोसोम डिटैच होगा, राइबोसोम डिटैच होने मतलब प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा तो वो राइबोसोम नहीं रहेगा। राइबोसोम नहीं रहने के बाद क्या होता है, वो ACR में बदल जाता है। अब देखो ACR का स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है लिपिड सिंथेसाइज करना। तो देखो इस वजह से जो हाइपोक्सिया की वजह से देखो क्या हो गया, लिपिड सिंथेसिस ज़्यादा होता है, प्रोटीन सिंथेसिस कम होता है। लिपिड सिंथेसिस ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे फैटी चेंज होता है सेल में, फैटी चेंज। ओके, तो देखो क्या क्या हुआ रिवर्सिबल स्टेज में। एक तो सेल स्वेलिंग हो गया जिसे हाइड्रोपिक चेंज बोले जाते हैं, दो होता है क्लैंपिंग ऑफ न्यूक्लियर क्रोमाटिन, तीसरा हो गया लिपिड सिंथेसिस ज़्यादा होता है जो जिसे बोलते हैं फैटी चेंज, चौथा है प्रोटीन सिंथेसिस डिक्रीज हो जाता है। तो ये कुछ मैकेनिज़्म है। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको याद रखना है, जैसे ये जो सेल का जो हमारा जो हाइड्रोपिक चेंज हुआ ना, इसके वजह से कुछ चेंजेस आता है हमारे सेल मेम्ब्रेन पे। सेल मेम्ब्रेन में अगर H2O चला जाता है ना, H2O, तो वहाँ पे वो कुछ रिएक्ट करता है कैल्शियम उसका फॉस्फोलिपिड के साथ, फॉस्फोलिपिड जो लेयर है उसके साथ कैल्शियम कंबाइन करके एक माइलिन लाइक सब्सटेंस, माइलिन फिगर फॉर्म करता है। माइलिन लाइक मतलब लैमिनेटेड कॉन्फ़िगरेशंस लाइक एक सब्सटेंस, मतलब कॉन्फ़िगरेशन में एक माइलिन फिगर नाम के कोई एक मतलब ऐसे एक फॉर्म प्रोड्यूस होता है जो होता है हमारा जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होता है वहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल एंट्री करता है और वो कैल्शियम के साथ मिक्स होकर के एक माइलिन फिगर फॉर्म करता है। ठीक है, कि ये देखो माइलिन फिगर क्या होता है, डैमेज टू फॉस्फोलिपिड बाइलेयर seen in both reversible and irreversible cell injury. Okay, और ये composed of calcium and phospholipid looks like myelin. This is called myelin figure and myelin क्या होता है, laminated configuration में होता है. Okay, अब देखो सेल में अगर जो हाइड्रोपिक चेंज होता है, हाइड्रोपिक चेंज होने के बाद क्या क्या होता है, कौन से पार्ट हमारा सेल का स्वेल इफेक्ट होता है। तो एक होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्वेल होता है, दूसरा होता है माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा होता है मेम्ब्रेन ब्लेब फॉर्म, और चौथा होता है ये माइलिन फिगर, चौथा माइलिन फिगर। ये चार चेंजेस सेल स्वेलिंग के वजह से होता है। ठीक है, और आप यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात है, और एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पे देखो हाइपोक्सिया में सबसे पहले कौन सा ऑर्गेनेल इफेक्ट हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो कोई भी रिवर्सिबल स्टेज में सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेल जो इफेक्ट होता है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। एक वन लाइनर है जिसे आपको याद रखना है। तो एक्चुअली रिवर्सिबल सेल इंजरी का इसी मतलब कॉन्सेप्ट को आपको समझाना था। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ पे जानेंगे इरिवर्सिबल स्टेज क्या होता है। इसके बाद सेल इरिवर्सिबल स्टेज में जाएगा अगर यहाँ से भी इंजरी परसिस्ट करता है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।